नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट ड्यूरिंग रोमन एम्पायर तीन चीज़ें जो मेजर चीज़ें थी, जैसे जेंडर, लिटरेसी और कल्चर, इनका क्या पोजीशन था सोसाइटी में. सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर, और इसको हम 7 सेगमेंट में भी रखेंगे चैप्टर के. व्हाट डिड अ टिपिकल रोमन फैमिली रिफ्लेक्ट अबाउट द जेंडर रोल, और what was the position of men and women in a typical Roman family unit. इस क्वेश्चन को हम 8 मार्क्स में अगर करें तो जेंडर, लिटरेसी और कल्चर को एक साथ करेंगे, उसका क्वेश्चन अलग से फ्रेम होगा. और ये जो है हम अभी इसको समझने के लिए हमने इसको पार्ट वाइज किया है. पहले जेंडर को समझेंगे एक अलग क्वेश्चन में, फिर लिटरेसी को, फिर कल्चर को. सो कमिंग टू दिस आंसर अबाउट जेंडर रोल, देयर वाज अ प्रेवलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, मतलब फादर, मदर एंड चिल्ड्रन का एक जो सिंगल यूनिट फैमिली जिसको कहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम था वहाँ पे. एडल्ट सन जो था, ही लिव्ड अवे फ्रॉम द फैमिली. देन स्लेव्स लिव्ड विद इन द फैमिली एज इट्स मेंबर्स. जो स्लेव्स होते थे, क्योंकि हर फ्रंट पे स्लेव्स ही काम करते थे, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हो या फैमिली मैटर्स में हो, जो फैमिली वर्क में हो या हाउस होल्ड वर्क में हो, तो इसलिए स्लेव्स फैमिली के अंदर ही रहते थे, घर में ही रहते थे. विमेन हैड फुल राइट इन हर फादर्स प्रॉपर्टी, ये भी एक बड़ा यूनिक सा फीचर था जेंडर्स के मामले में. विमेन हैड कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी, पूरे प्रॉपर्टी पे कंट्रोल रहता था. दैट इज़ हस्बैंड एंड वाइफ वर 2 सेपरेट फाइनेंशियल एंटिटी, दोनों का पैसा अलग, फाइनेंशियल एंटिटी दोनों की अलग. डिवोर्स वॉज वेरी ईजी, ओनली अ नोटिस वॉज रिक्वायर्ड बाई एनी वन ऑफ वाइफ और हस्बैंड. और मैरिजेस जो थे वो अरेंज मैरिज होते थे, लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन ये था कि एज गैप वॉज मोर, सो विमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू हस्बैंड्स डोमिनेशन. यानी विमेन को लीगल राइट्स भी थी, प्रॉपर्टी राइट्स भी थी, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि कई बार एज डिफरेंस मेन एंड विमेन में ज़्यादा होता था, हस्बैंड ज़्यादा बड़ा होता था, तो वो डोमिनेट करता था विमेन को. और सबसे पिक्यूलियर जिसको कह सकते हैं फीचर जो था वो ये था, फादर हैड द लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन ऑफ लाइफ. और एग्जाम्पल इतना शॉकिंग है इसमें कि लाइफ टू शॉकिंग डिग्री, दैट इज़ लीविंग अनवांटेड चिल्ड्रन इन कोल्ड टू डाई. ये कहीं कहीं किसी इंस्क्रिप्शंस में मिला है कि फादर्स इतने पावरफुल होते थे अपनी फैमिली मैटर्स में कि अगर कोई अनवांटेड चाइल्ड उनका होता था, उसको ठंड में मरने के लिए छोड़ सकते थे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी. अब आते हैं हम लिटरेसी पे. लिटरेसी पे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेट ऑफ लिटरेसी इन रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर प्लूरलिस्टिक कल्चर का था, डाइवर्सिटी काफ़ी थी, उस हिसाब से लिटरेसी में भी थोड़ी डाइवर्सिटी देखी जाती है. पोम्पाई जैसे जो शहर थे वो काफ़ी डीप रूटेड लिटरेसी में, वाइड स्प्रेड लिटरेसी थी वहाँ पे. लेकिन इजिप्ट जैसी जगहों पे लिटरेसी जो थी वो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में थी, सारे लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं थे. लेट अस सी द आंसर of the question, what was the rate of literacy in Roman Empire. It varied in different parts of empire, as I said. For example, in Pompeii there was high degree of widespread literacy. Pompeii वो शहर था which was buried in volcanic eruption in 79 CE. ये 1 मार्क में आ सकता है आपको. और एक जगह लिटरेसी का जो प्रूफ है वो एक वॉल पे है. there was a wall in there has been a wall has been found in Pompeii which was full of advertisement and graffitis. By contrast, in Egypt, it was spread among certain category only. For example, soldiers, army officials, estate managers. और ये एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? पोम्पाई का एविडेंस तो हमें ग्राफिटी और एडवर्टीजमेंट से मिलता है. इजिप्ट का कैसे मिलता है? पेपराई डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विच वर रिटन बाई प्रोफेशनल स्क्राइब्स एंड दे हैव मेंशन दैट सेवरल पीपल वर इलिटरेट. तो ये दोनों एविडेंस हमें मिलते हैं लिटरेसी के रोमन एम्पायर में, इजिप्ट के और पोम्पाई के. अब आते हैं हम थर्ड फेज पार्ट में, दैट इज़ कल्चर ऑफ रोमन एम्पायर. क्वेश्चन इसमें है, हाउ वाज द कल्चरल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्टेड इन रोमन एम्पायर. कैसे पता चलता था कि कल्चरली डाइवर्स हैं. इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी वॉज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज एंड मैनी लेवल्स. कैसे? फर्स्ट वॉज वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ कल्ट्स एंड लोकल डेटीज़. जो देवता होते थे वो अलग अलग तरह के होते थे. सेकेंड वॉज देयर वॉज प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेज. हमने पहले भी ग्रीक और लैटिन की बात की, उसके अलावा काफ़ी सारी लोकल लैंग्वेज थी जो जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. थर्ड वॉज स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग एंड कॉस्ट्यूम वॉज वेरी डिफरेंट अमंग डिफरेंट पीपल. देन फूड हैबिट्स एंड डाइटरी हैबिट्स वॉज वेरी डाइवर्स. देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल जो ग्रुप्स थे वो अपने अपने हिसाब के थे.
एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, और उनको जो सेटलमेंट होने का जो पैटर्न था वो भी अलग था। लैंग्वेज अगर हम देखें कल्चरल डाइवर्सिटी में, तो नियर ईस्ट में अरामाइक बोली जाती थी। नियर ईस्ट कौन कौन सा एरिया था मैंने आपको बताया था। उसके बाद कॉप्टिक बोली जाती थी नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में। इजिप्ट, प्यूनिक, बर्बर, ये इजिप्ट के में प्यूनिक और बर्बर जो एरियाज़ थे वहाँ पे कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी। देन स्पेन एंड नॉर्थ वेस्ट में सेल्टिक भाषा बोली जाती थी। नाउ हियर देयर इज अ फैक्ट, सम वर ओरल and they later became written. For example, Armenian language was later on written, so it became a language. Initially it was a dialect. Then Latin replaced many languages. For example, Celtic of Northwest. Northwest में पहले जो Celtic बोली जाती थी स्पेन और Northwest वाले रीजन में, उसकी जगह बाद में Latin बोली जाने लगी। तो ये है आपका डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, और उसमें खास करके लैंग्वेज के बारे में। अब हम अपने 8th सेगमेंट पे चलते हैं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन रोमन एम्पायर। यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रोमन पीरियड। इसी क्वेश्चन को पेज 67 पे एक्टिविटी 3 पे अगर आप देखें तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, व्हाट कैन एम्फोरे टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मेडिटेरेनियन इन द रोमन पीरियड। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। एम्फोरे का कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इसका आंसर है, रोमन एम्पायर हैड लार्ज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर थे रोमन एम्पायर में? हार्बर्स थे जहाँ शिप्स आते थे फॉर ट्रेड, क्वेरीज थी, डीप पिट फॉर माइनिंग फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, माइंस थे फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन, देन ब्रिक यार्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, एंड ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रोमन एम्पायर, क्योंकि ऑलिव काफ़ी अबंडेंस में था, खास स्पेशली स्पेन में। उसके अलावा और किस किस चीज़ का ट्रेड होता था? वीट का, वाइन का और ऑलिव ऑयल का। और ये कहाँ से आते थे? इट केम फ्रॉम स्पेन, गॉलिक प्रोविंसेस। गॉलिक प्रोविंसेस कौन से थे? मेनली उसमें फ्रांस था, उसमें और भी लग्जमबर्ग जैसे प्लेसेस भी आते थे। उस पूरे एरिया को गॉलिक कहा जाता था, बट मेनली उसको फ्रांस से रिलेट किया जाता है। Then these things also came from North Africa, Egypt and little bit from Italy. और किस चीज़ में कैरी किया जाता था जो लिक्विड था? ऑलिव ऑयल और वाइन जैसे लिक्विड्स जो थे वो किस चीज़ में कैरी किए जाते थे? उन कंटेनर्स का नाम था एम्फोरे। और अगर उसका एग्जाम्पल हम देखें तो अगर आप पेज नंबर 66 पे फिगर देखें तो ये एक शिप रेक का फिगर है, उस समय के शिप रेक का, यानी जहाज़ के डूबने का, जिसमें ये सारे जितने भी वेसल्स या कंटेनर्स हैं इनको एम्फोरे कहा जाता था, जो कैरी करते थे वाइन और ओलिव ऑयल जैसे लिक्विड चीज़ें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये इतने ज़्यादा मात्रा में थे या इतनी क्वांटिटी में थे कि उसकी वजह से बेचने से काफ़ी पैसा आता था और उससे प्रॉस्पेरिटी आती थी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेनिश ओलिव ऑयल, इट वॉज वाइडली ट्रेडेड, कैरिड इन कंटेनर्स कॉल्ड ड्रसल 20। ये भी ड्रसल 20 भी एक तरह का वेसल था जो एक आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से, जिसका नाम ड्रसल था, उसके नाम पे, क्योंकि उसने इसको ढूंढा था इसलिए उसके नाम से इस कंटेनर का नाम ड्रसल 20 रखा गया। इट वॉज फाउंड इन मेडिटेरेनियन अगेन, एंड देन स्पेनिश प्रोड्यूसर्स कैप्चर्ड मार्केट फ्रॉम इटालियन ट्रेडर्स। ये भी एक रीज़न था स्पेनिश ओलिव ऑयल के या स्पेनिश मार्केट के फैलने का, क्योंकि उन्होंने सुपरसीड कर लिया था सबको। ऑल्सो द नॉर्थ अफ्रीकन्स ऑल्सो हैड ओलिव एस्टेट्स, तो काफ़ी अबंडेंस में ओलिव का ट्रेड होता था। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन डिसाइडेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ रीजन। किस तरह से ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किस तरह से सारी चीज़ों की पैकिंग होगी और किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इन तीनों चीज़ों से उस रीजन के प्रॉस्पेरिटी का पता चलता है हमें। मैनी रीजन्स ऑफ द एम्पायर वर फर्टाइल इन एग्रीकल्चर, मतलब अदर देन ट्रेड एग्रीकल्चर भी काफ़ी रिच था, और एग्रीकल्चर रिच होने की वजह से ही ऑलिव ऑयल का इतना प्रोडक्शन होता था, बिकॉज इट्स अ प्लांट। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इटली का कॉम्पेनिया जो एरिया था दैट वाज नोन फॉर बेस्ट वाइन, देन सिसिली था, देन इजिप्ट का फेयूम नाम की जगह थी जो काफ़ी प्रॉस्पेरस थी, देन टूनिसिया, सदर्न गॉल एंड गलीली। गलीली जो एरिया था वो सबसे फर्टाइल या मोस्ट बेस्ट कल्टिवेटेड एरिया माना जाता था,
और ये सारे जो एरियाज थे दे वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड वेरी वेल्दी रीजन्स ऑफ रोमन एम्पायर। इस वजह से रोम का जो ट्रेड और एग्रीकल्चर था वो काफ़ी प्रॉस्परस था। लेकिन कई जगह जो थे वो बैकवर्ड भी थे, इनफर्टाइल भी थे और थोड़े पुअर भी थे। कौन से? अगर मॉडर्न अल्जीरिया में, नॉर्थ अफ्रीका में देखें तो देर वॉज अ प्लेस कॉल्ड नुमीडिया। नुमीडिया जो था इट वॉज वेरी बैकवर्ड, इट हैड सेमी नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थे, नोमैड्स थे। और मपालिया नाम के एक ओवर शेप्ड हट को वो अपने पीठ पे लेके चलते थे, जहाँ जहाँ जाते थे वो उसको इस्टेब्लिश, जैसे हम टेंट गाड़ देते हैं जहाँ जाते हैं पिकनिक पे, उसी तरह से ये लोग अपना जब शिफ्टिंग करते थे, नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते थे तो ये हट कैरी करते थे अपने बैग पे और वो जाके वहाँ पे जहाँ पे रुकते थे वहाँ पे वो कुछ को फिट कर देते थे। तो हट का नाम क्या था? मपालिया। फिर इन प्लेसेस में जो पैस्चर लैंड था वो क्यों रिड्यूस हो गया बाद में जाके? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर। और फीचर्स अगर देखें इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ रोमन एम्पायर के इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में, तो और 4 फीचर्स हैं जो कि मैटर करते हैं एक्सपेंशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए। पहला है डाइवर्सिफाइड वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी। सेकेंड है हाइड्रोलिक माइनिंग इन स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। देन वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग नेटवर्क एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मनी। तो इन चारों चीज़ों की वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से और ट्रेड की वजह से रोमन एम्पायर वॉज द मोस्ट प्रॉस्परस एम्पायर ऑफ इट्स टाइम। अब इस रोमन इकोनॉमी को का बैकबोन या उसको चलाने के लिए जो लेबर फोर्स था वो कहाँ से आता था? उसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है स्लेवरी। दिस इज़ द 9th सेगमेंट ऑफ आवर चैप्टर। इसमें 3 राइटर्स हैं जिन्होंने रोमन के स्लेवरी सिस्टम के बारे में काफ़ी लिखा है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। एक हिस्टोरियन था कोलेमेला, दूसरा था टैसिटस और तीसरा है प्लिनी दी एल्डर। इसका मेंशन आगे आएगा विच यू हैव टू कीप इन माइंड और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। So if we see the slavery system in Roman Empire, which was the most important investment in economic field of Romans, it was a deep-rooted institution of ancient world in Mediterranean and Near East. Then Christianity had also accepted it in some way in 4th century, by 4th century जो मैंने आपको पहले ही बताया था। Slaves were considered as economic investment, जितने ज़्यादा वर्क फोर्स रहेगा या स्लेव्स रहेंगे उतना ही अच्छा काम होगा, जल्दी जल्दी काम होगा। Then rich people were harsh on them, but ordinary people were compassionate. ये एक बड़ा यूनिक सी बात थी कि जो अमीर लोग थे वो स्लेव्स का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करते थे, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनका ट्रीटमेंट अच्छा करते थे। इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा पेज 68 पे, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, जो टैसिटस का लिखा हुआ एक्सर्प्ट है, उससे आपको पता चल जाएगा द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स। देन 1st century with was a period which had less war and more peace. तो सप्लाई ऑफ स्लेव डिक्लाइन, क्योंकि स्लेव कहाँ से आते थे? जब वॉर होता था तो जो प्रिजनर्स बना के जिनको लाया जाता था उनको बाद में स्लेव्स में कन्वर्ट किया जाता था। तो इसका क्या उपाय निकाला रोमन्स ने? 1st century में जब स्लेव्स की कमी हो गई तो 2 तरीका अपनाया गया, 2 ऑप्शंस लिए गए। पहला था सिस्टम ऑफ हायर्ड लेबर एंड दूसरा था स्लेव ब्रीडिंग। स्लेव ब्रीडिंग अगर हम आपके चैप्टर में भी अब देखें तो इसमें आपके पेज 68 में द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग फीमेल स्लेव्स एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रन हु वुड ऑफ कोर्स ऑल्सो बी स्लेव्स। हायर्ड लेबर वॉज अ बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये चीपर था। एज स्लेव्स हैड टू बी फेड एंड मेंटेन्ड, उनको रखना पड़ता था, उनको खिलाना पिलाना, उनकी लाइफ का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन हायर्ड लेबर बुलाया, उसको पैसे दिए, उससे काम कराए और बस। तो द रोमन स्टार्टेड प्रेफरिंग हायर्ड लेबर। और वो हायर्ड लेबर जो थे, लेबरर्स जो थे, वो क्या क्या काम करते थे? पब्लिक वर्क में, देन सारे काम जैसे कम्युनिटी बिल्डिंग बनानी हो या कोई पॉन्ड खोदना हो, इस तरह का जितना भी पब्लिक वर्क था उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था। और जो फ्रीड जो होते थे वो मास्टर के बिजनेस मैनेजर्स के रूप में काम करते थे और उनको कैपिटल दिया जाता था सो दैट दे कैन रन द बिजनेस फॉर द मास्टर्स। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ लेबर कैसे होता था? मोस्टली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कोलेमेला जो 1st century राइटर था साउथ स्पेन का, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेयर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वर नेसेसरी एंड इट ऑल्सो सेव्ड टाइम। सो जितने देर काम हो रहा है उसके अलावा स्टोर में भी, उसमें रिजर्व में भी रखा जाता था सारे इम्प्लीमेंट्स और टूल्स जो
ज़्यादा लेबर हायर करके जिससे काम कराया जा सके। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सुपरविजन ऑफ वर्क, और ये दोनों के लिए होता था, फॉर स्लेव्स ऑल्सो और फॉर फ्री वर्कर्स ऑल्सो। और ये क्या होता था, व्हाट वाज डन हियर, अकॉर्डिंग टू कॉलमेला, लेबर ग्रुप्ड इन स्क्वाड्स ऑफ, कैसे सुपरविजन होता था इसमें कोलेमेला के हिसाब से स्क्वाड्स ऑफ 10 बना दिए जाते थे फॉर बेटर आउटपुट। एक साथ 10 लोग मिलके काम करते थे। और इसमें एक बड़ा एडवर्स सा इम्प्रेशन है दैट दे ऑल वर चेन टुगेदर। और इस प्रैक्टिस को प्लीनी द एल्डर नाम के हिस्टोरियन ने, जिसने नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक लिखी है, वन ऑफ द बुक्स उसकी है, जो उसने लिखा है कि इट वॉज अ वेरी ड्रैकोनियन प्रैक्टिस और इट वॉज कंडेम्ड बाय हिम। अब एक और क्वेश्चन यहाँ आता है, हाउ डिड द लेबर कंट्रोल लुक ड्रैकोनियन। जैसे जो हमने यहाँ पे स्क्वाड ऑफ 10 की बात की, तो उसी का फर्दर क्वेश्चन के इसमें देखें तो मैनी लेबरर्स वर चेन टुगेदर, ये हमने जान लिया। उसके बाद बिफोर लीविंग फैक्ट्री, ये सेकेंड थिंग थी जिससे पता चलता था कि ड्रैकोनियन क्यों था। ड्रैकोनियन का मतलब पहले समझ लीजिए, ड्रैकोनियन का मतलब होता है हार्श, जो बिकॉज again on page 69 you will find the answer, because of an early 6th century BC Greek lawmaker called Draco who prescribed death as penalty for most crimes। तो ड्रेको के नाम से ये वर्ड आया ड्रैकोनियन, जिसमें हार्श बिहेवियर या क्रूएल बिहेवियर हुआ। तो इसमें पहला तो हमने चेन टुगेदर का पढ़ लिया, दूसरा है बिफोर लीविंग फैक्ट्रीज द लेबरर्स हैड टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, अपने कपड़े जो यूनिफॉर्म जो भी पहन के काम करते थे सब कुछ छोड़ के और फिर अपनी चीज़ें लेके जाना होता था। थर्ड था एग्रीकल्चर लेबर लेफ्ट देयर विलेजेस ड्यू टू टफ कंडीशंस ऑफ वर्क, इतना टफ कंडीशन बना दिया जाता था कि मैक्सिमम लेबर्स छोड़ के भाग जाया करते थे। और एक तरीका था कि लेबरर्स को इतना ज़्यादा कर्ज में डुबा दिया जाता था, इतना डेट के अंदर रखा जाता था कि वो बॉन्डेड लेबर की तरह काम उनको कई बार करना पड़ता था। और एक और उससे भी बड़ा बैड प्रैक्टिस था, वो ये था कि पेरेंट्स यूज टू सेल देयर चिल्ड्रन फॉर 25 years सो दैट दे कुड वर्क एज लेबर्स। एंड जो रूरल इंडेटनेस था वो काफ़ी वाइड स्प्रेड था। इसके वजह से वी सी एन एग्जाम्पल ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस विच डिस्ट्रॉयड मनी लेंडर्स बॉन्ड्स इन 66 CE। जितने भी लेबरर्स थे उन्होंने रेवोल्यूशन किया 66 CE में, जिसमें उन्होंने बही खाते जो जितने भी मनी लेंडर के थे वो जला दिए थे। लेकिन इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये भी है कि लेट 5th century में देयर वॉज एन एम्परर कॉल्ड अनास्टेसियस। He paid high wages to laborers to build eastern city of Dara. And also there's another example of better treatment of laborers was that in 6th century widespread wage labor in Mediterranean was popular। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो लेबर कंट्रोल विच लुक ड्रैकोनियन का आंसर है। अब आते हैं हम अपने 10th सेगमेंट पे। 10th सेगमेंट है सोशल सिस्टम ऑफ रोमन एम्पायर। इसमें एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रोमन एम्पायर। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टैसिटस अनदर हिस्टोरियन, सोशल ग्रुप्स ऑफ अर्ली एम्पायर वर इन 3 parts। एक सेनेटर्स थे, दूसरा मिडिल क्लास था और तीसरा लोअर क्लास था। तो सेनेटर्स जो थे उनको पात्रे कहा जाता था, यानी पात्रे का मतलब फादर, और वो रिस्पेक्टेबल थे और दे रिच थे एंड दे हैड वेरी ह्यूज बिग हाउसेस। फिर एक लोअर क्लास था जिनको प्लेब्स सॉर्डिडा कहा जाता था, एंड ये लोग क्या थे, हैप्पी गो लकी थे, एडिक्टेड टू सर्कस थिएटर एक्सेट्रा। और थर्ड लेवल पे आते थे स्लेव्स, जो अगेन दे वर द लेबरर्स और द वर्कर्स। तो सेनेटर्स केम फ्रॉम इटालियन फैमिलीज एज आई टोल्ड यू बिफोर इन अर्ली 3rd century। बाय लेट एम्पायर दैट इज 4th century ड्यूरिंग कॉन्स्टेंटाइन, एरिस्टोक्रेट्स केम ऑल्सो फ्रॉम अफ्रीकन and eastern origin according to Tacitus, and they were wealthy but less powerful। ये पोर्शन हमने पहले भी पढ़ा है। then middle class जो थे वो masses थे, the common people, and they were connected with imperial services in bureaucracy and army, उनके लिए जो jobs थे वो करते थे उनका। then they were merchants and farmers also, and they were also client of senatorial houses। then came the lower class। मिडिल क्लास के बाद आता है लोअर क्लास। दे वर द रूरल लेबरर क्लास ऑफ एस्टेट्स, इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वर्कर्स।
migrant laborers for grain and olive harvest and also for construction work, self-employed artisans, casual laborers in big cities and slaves in Western Empire. तो ये डिवीजन था सोसाइटी का. And then according to Olympiodorus in 5th century, again another writer, aristocracy of Rome got annual income of 4,000 pounds of gold. LBS stands for pounds. Now here we have another question. उसके पहले मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि ये जो अब ये था सेनेटर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे एक सोशल स्ट्रक्चर में एरिस्टोक्रेसी भी आती थी जो अभी हमने मेंशन किया 5th सेंचुरी में. इनका रीज़न पूछा गया है कि वाई वर दे सो रिच. 4th सेंचुरी आते आते तक जो सिल्वर कॉइन था वो एग्जॉस्ट हो गया था. आगे हम उसको क्वेश्चन में पढ़ेंगे. और उसको इट हैड टेकन द गोल्ड हैड टेकन इट्स प्लेस. कॉन्स्टेंटाइन जो 4th सेंचुरी का एम्परर था उसने गोल्ड को एज करेंसी इंट्रोड्यूस किया था रोमन एम्पायर में. सो नाउ अ क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डिड रोमन गवर्नमेंट स्टॉप कॉइनिंग इन सिल्वर? विच मेटल डिड इट बिगिन टू यूज फॉर कॉइनेज? ड्यू टू द एग्जॉस्टेड Spanish silver mines and government running out of the stock of the metal support coinage, Romans stopped coining in silver after first 3 centuries. Constantine, 4th century emperor, found gold as new monetary system and throughout the late antiquity gold was in abundance. So मतलब 4th century से 7th century तक जो मेटल यूज़ हो रहा था कॉइनेज में या करेंसी में वो गोल्ड था. अब यहाँ एक और क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया था, एरिस्टोक्रेसी के एफ्लुएंट होने का रीज़न. तो क्वेश्चन इज, इट्स अ स्टेटमेंट, द लेटर रोमन ब्यूरोक्रेसी वॉज एफ्लुएंट ग्रुप, गिव रीजन्स. इसमें 6 रीजन्स आपको है. इट ड्रू मैक्सिमम सैलरी इन गोल्ड. गोल्ड कॉइन चलता था तो सैलरी भी गोल्ड में मिलती थी. उस वजह से दे इन्वेस्टेड इन बाइंग एसेट्स. जितने सोना था उसको इन्वेस्ट करते थे ज़मीन खरीदने में या और एसेट्स खरीदने में. लॉट ऑफ करप्शन इन जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लाई. इस वजह से करप्शन भी काफ़ी था. लेकिन जो ये इंटेलिजेंशिया गवर्नमेंट और हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने डिनाउंस किया हुआ था, देवर अगेंस्ट द करप्शन. ये एक बहुत रिमार्केबल यहाँ पॉइंट था कि देयर वाज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच वाज अगेंस्ट करप्शन. रोमन स्टेट वाज अथॉरिटेरियन, सो इट डिड नॉट टॉलरेट सच प्रैक्टिस. देन बाय 4th सेंचुरी रोमन लॉ रिस्ट्रिक्टेड द एम्परर्स टू एक्ट फ्रीली एंड लॉ प्रोटेक्टेड सिविल राइट्स. लॉज इतने अच्छे हो गए थे या इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि वो रिस्ट्रिक्ट करते थे इवन एम्परर को टू एक्ट फ्रीली एंड अगेंस्ट द सिविल राइट्स. यहाँ एक एग्जांपल है कि इन लेटर 4th सेंचुरी एम्ब्रोज अ बिशप कन्फ्रंटेड एम्परर ऑन हैंडलिंग सिविलियन पॉपुलेशन हार्शली. ये एक एग्जांपल है जो जिसमें दिखाता है कि लॉ के अगेंस्ट इवन एम्परर could not take any chance. अब आते हैं हम सेकेंड फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर में, लेट एंटिक्विटी, दैट इज रोमन एम्पायर इन लेटर पार्ट. दिस इज द 11th पार्ट सेगमेंट ऑफ आवर चैप्टर, 4th to 7th सेंचुरी CE. यहाँ क्वेश्चन है, डिस्कस द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोमन वर्ल्ड in its final centuries, or the question can come in this way, what does the term late antiquity mean in the context of Roman Empire? अभी तक हमने अर्ली एम्पायर के बारे में और उसकी काफ़ी सारी जो सोशल इम्प्लीकेशन या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन या इकोनॉमिक या स्लेवरी ये सब देखा. अब हम लेट एंटिक्विटी की तरफ बढ़ते हैं जो 4th से 7th सेंचुरी के बीच का जो फेज़ था रोमन एम्पायर का, और ये काफ़ी प्रॉस्परस फेज़ रहा है ये भी. It was a term means late antiquity. It was a term used for final fascinating period of 4th to 7th century Roman Empire later. Culturally and economically this period was at its best or its zenith, height पे था. And Christianity became the official religion which was done by Constantine the emperor, and there was a momentous development in religious life. उसके बाद है 7th सेंचुरी के आसपास राइज ऑफ इस्लाम का पीरियड है, और जो चेंजेस आए थे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, दैट इज़ पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज एंड सोशल चेंज, जो इस पीरियड में आए 4 to 7th, वो 1 by 1 हम देखते हैं. और एम्परर वाइज वी विल गो थ्रू. पहला एम्परर था डायोक्लेशियन,
जिसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम कॉन्स्टेंटीन को दोबारा से 4th सेंचुरी में, उसके बाद एक और एम्पर जो कॉन्स्टेंटीन था उसके बारे में। 284 से लेके 305 CE में देयर वाज एन एम्पर कॉल्ड डायोक्लेशियन हु बिगैन टू चेंज द सिनेरियो। What did he do? He cut back the less important territories, that is economic, the territories with less economic importance. जितनी भी रोमन टेरिटरीज जो थी, जो किसी काम की नहीं थी, उसको लगता था, उसको उसने अलग कर दिया अपने एम्पायर से। देन ही फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स, जो बाकी बचा था उसको फोर्टिफाई कर दिया। ही रिकग्नाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज, एक एक जितनी भी इसकी बाउंड्रीज थी उसको रिकग्निशन दिया, उसको उसने एक्सेप्ट किया कि दीज आर माई बाउंड्रीज। देन ही सेपरेटेड मिलिट्री एंड सिविलियन फंक्शन, क्योंकि मिलिट्री का काफ़ी सपोर्ट था, मिलिट्री को बिल्कुल अलग कर दिया सिविलियन फंक्शन से। एंड ऑल्सो ही गेव ग्रेटर ऑटोनॉमी टू मिलिट्री कमांडर्स, और उनको ड्यूसेस कहा जाता था, क्योंकि एम्परर जो था वो वही स्ट्रॉन्ग था जिसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग थी या आर्मी का पूरा सपोर्ट था। 4th सेंचुरी आते आते कॉन्स्टेंटीन का जो इनोवेशन था, वो डायोक्लेशियन के जितने भी वर्क थे उसको उसने चेंज नहीं किया, उसको कंसोलिडेट किया सम ऑफ दीज चेंजेस। देन ही इंट्रोड्यूस्ड सॉलिडस। उसका कॉन्स्टेंटीन का एक तो पहले हम पढ़ चुके हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में, यहाँ करेंसी के बारे में भी है कि ही इंट्रोड्यूस्ड gold currency which was called solidus, 4.5 gram of pure gold into millions. Then he created second capital of Constantinople, जो आज का मॉडर्न इस्तांबुल जो टर्की का एक सिटी है, उस दैट इज वेयर कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज एग्जिस्टिंग, एंड दिस प्लेस वॉज ऑल्सो कॉल्ड प्रीवियसली बाइजेंटियम, एंड दिस प्लेस इज covered by sea from 3 sides. देन एक्सपेंशन ऑफ गवर्निंग क्लासेस ड्यू टू न्यू कैपिटल, जब नया कैपिटल बन गया तो उसको और ज़रूरत थी गवर्निंग क्लास की। सो व्हाट हैपेंड, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये भी एक फैक्टर था कॉन्स्टेंटीन के टाइम में। देन बिल्डिंग ऑफ ऑयल प्रेसेस, ग्लास फैक्ट्रीज एक्सेट्रा इन रूरल एरियाज, मेकिंग ऑफ स्क्रू प्रेसेस, वाटर मिल्स, रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन ईस्ट, ये कॉन्ट्रीब्यूशन सारा था कॉन्स्टेंटीन का। उसके पहले हमने डायोक्लेशियन का पढ़ा। Now all the two developments done by 2 emperors, all these developments, all these increased urban prosperity, architectural form and luxury. So एक 3-way development हुआ। Ruling elites were wealthy and powerful according to papyri found in Egypt. Money was in extensive use because millions of coins were being produced, so naturally money was there. Lots of money was there. Rural estates generated vast income in gold. First example है under Emperor Justinian in 6th century, Egypt contributed 2.5 million solidi a year as tax. Not only the urban areas but rural areas or the villages as well were equally prosperous and rich. ये उससे पता चलता है कि इजिप्ट का जो कंट्रीब्यूशन था उसके इंटीरियर एरियाज़ का 2.5 मिलियन सॉलिडी एज टैक्स था। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनके प्रॉस्पेरिटी का। तो हमने यहाँ पे 3 एम्परर्स देखे, डायोक्लेशियन, कॉन्स्टेंटिनोपल एंड द थर्ड वन वाज जस्टिनियन। आपने इन सब एम्परर्स का ध्यान रखना है बिकॉज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अबाउट देयर नेम। देन सेकेंड एग्जाम्पल प्रॉस्पेरिटी का था 5th to 6th सेंचुरी। नियर ईस्ट का जो विलेजेस थे दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, और पॉपुलेशन डेंसली होने का ये भी रीज़न था बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा था, प्रॉस्पेरिटी थी, रिचनेस थी, तो पीपल यूज टू गो एंड लिव देयर। और नियर ईस्ट का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दैट वाज अ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, एंड इट डेवलप्ड मोर देन व्हाट द डेवलपमेंट वाज इन 20th सेंचुरी, ऐसा कहा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन है रिलीजन पे, कल्चरल और या रिलीजन पे ऑफ लेट एंटिक्विटी। The traditional religious culture of late antiquity, both Greek and Roman, were polytheist. Justify the statement. Polytheist का मतलब revering or respecting or having faith in more than one God. इसका आपको इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल वॉज पोलियथिस्ट, दैट इज मल्टी कल्चरल।
इसको 3 पार्ट में अगर देखें तो एक ग्रीक गॉड्स का था फॉलोइंग, जिसमें ईस्टर्न डेटीज थे, टेम्पल्स थे, उनके श्राइन्स थे। फिर रोमन और इटालियन गॉड्स थे जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स। और फिर एक और थर्ड थे जुडाइज्म, ऑल्सो हैड डाइवर्सिटी इन जूइश कम्युनिटी। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था पूरा रिलीजियस प्रैक्टिस, विच शोज दैट दे वर पॉलीथिस्ट and they were multiple cult. Then another question is, describe how the post-Roman kingdom which led to the fragmentation of Roman Empire in 7th century. तो ये हमारा फाइनल फेज आता है इस चैप्टर का। यहाँ तक हमने लेट एंटिक्विटी के बारे में पूरा पढ़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, हाउ डिड थिंग्स चेंज, started changing from the early 7th century or the middle 7th century you can say. In spite of the Christianization of empire in 4th and 5th century, other diverse cult and tradition were also present. East में क्या था, population increased, prosperity increased in spite of plague in 540 CE that affected Mediterranean. अब क्या था, रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न पार्ट था वो ज़्यादा डेवलप प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन वेस्ट में क्या हो रहा था, वेस्ट में एम्पायर वॉज फ्रैगमेंटेशन हो रहा था, ब्रेक हो रहा था पॉलिटिकली। क्यों हो रहा था, अगेन जैसे 3rd सेंचुरी क्राइसिस में हमने पढ़ा था उस समय, अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम, जर्मन्स दैट इज गोथ, वांडाल्स एंड लोम्बार्ड्स, दे ये जितने ट्राइबल ग्रुप्स थे, दे केम एंड अटैक फ्रॉम नॉर्थ, देन दे एस्टैब्लिश पोस्ट रोमन किंगडम्स, देन विजिगोथ्स जो थे स्पेन के, they became most important and they destroyed which were most important, they were also destroyed by the Arabs in 711 to 720. Then Franks in Gaul 511 to 687 and Lombard in Italy 568 to 774. तो ये सारी चीज़ें जो थी चेंज हो रही थी और रोमन एम्पायर धीरे धीरे वीक होता जा रहा था। ऑल दीज, ये जितनी डेवलपमेंट थी, दे स्टार्टेड द मेडिवल वर्ल्ड और द मेडिवल पीरियड। यहाँ पे एक और एम्परर जस्टिनियन जो एम्परर था, ही ट्राइड टू रिकवर दीज एरियाज एज हिज पीरियड इज नोन फॉर प्रॉस्पेरिटी, and he also recaptured Africa from Vandals and Italy from Ostrogoths. लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया जो रिकवरी का जो प्रोसेस था, क्योंकि वो लोग स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। सो देर इज़ अ फाइनल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर विच वी विल टेक अप इज़, what political changes were brought about or it witnessed in the 7th century in Europe, Middle East and North Africa, यानी वही एरिया जहाँ रोमन एम्पायर प्रॉस्पर हुआ था, that finally paved way to medieval world. या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, how did 7th century bring about political change from Roman Empire to Sasanian and finally the advent of Islamic power in Middle East. Step by step from Roman to Sasanian to Islamic power कैसे आया 7th century में, स्टेप बाय स्टेप। सो इफ़ वी स्टार्ट विद द वॉर बिटवीन रोम एंड ईरान, ससानियंस इन्वेडेड ईस्टर्न प्रोविंस इंक्लूडिंग इजिप्ट। देन व्हेन बाइजेंटियम, जो रोमन एरिया को कहते थे, इन 620 रिकवर्ड दीज टेरिटरीज, सून इट वॉज ऑल गॉन अगेन, बिकॉज देयर वॉज अटैक फ्रॉम साउथ ईस्ट, विच आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि जस्टिनियन जैसे एम्परर ने कोशिश की थी रिकवरी की, लेकिन वापस उनको हारना पड़ा था। और फिर फाइनल जो डेवलपमेंट था मेडिवल पीरियड की तरफ, वो था 642 CE में। ये वो ईयर था जब 10 years आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद्स डेथ, प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे, जो इस्लाम के फाउंडर थे, और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम अरेबिया स्टार्ट हो गया था 10 year के बाद उनके डेथ के, which was called greatest political revolution of ancient history. Eastern Roman and Sasanian, that is Iranian, fell to Arabs. दोनों ईस्टर्न रोमन भी अरब के से हार गए और Sasanians भी, Iranians भी। So from Spain to Sindh and Central Asia, ये पूरा जो एरिया था ये अरब्स के अंडर में आ गया। Then subjugation of Arab tribes by Islamic State. अरब्स में जब जो इस्लामिक आए तो उन्होंने जितने भी बाकी अरब के ट्राइब्स थे उनको सब्जुगेट कर लिया, यानी ओवर पावर कर लिया, और इन सीरियन डेजर्ट एंड ऑल्सो इन इराक। देन एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ अरब एंड इट्स न्यूमरस ट्राइब्स। सो इसके साथ फाइनली रोमन एम्पायर विच वॉज सो ग्लोरियस बिटवीन 1st century to 7th century came to an end. With this, the chapter is over. Thank you very much.
डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।